तो देखो आज हम लोग का जो चैप्टर 5 शुरू होगा, है ना। तो जो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़े थे, उसमें से अगर कोई भी चैप्टर हार्ड लगता है तो वो बताना है कि ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम समझा देंगे। बात समझ में आ गया। लेकिन जो चैप्टर 5 आज हम लोग का शुरू होगा, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, यूक्लिड का कुछ अभिधारणा और कुछ अभिगृति है, उसको समझना हम लोगों को जरूरी है। तो पहले उसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 सबको बुक निकालना है। बुक निकालने के बाद इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसा कि जो टॉपिक है ना 5.2, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु क्या होता है, तो पहले हम लोग को पॉइंट के बारे में समझना है। जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, एक नंबर में लिखा गया एक एक बिंदु, ठीक है। एक बिंदु, बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है, बिंदु। एक बिंदु क्या होता है, एक बिंदु का मतलब वो स्थान बिंदु का होता है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है। यानी बिंदु उसे कहते हैं जिसका ना तो लंबाई होता है ना तो चौड़ाई होता है, उसे क्या कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। ये सारा पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद लिखा हुआ है एक रेखा क्या होती है। तो हम लोग एक रेखा के बारे में जानते हैं। एक रेखा क्या है, सारा बुक में दिया हुआ है। एक रेखा, ठीक है, रेखा यानी लाइन, रेखा यानी लाइन। तो रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। रेखा क्या होता है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। और रेखा ये बिंदुओं के, बहुत सारे बिंदुओं के मिलने से, ऐसे बिंदु को मिलने से क्या बनती है, रेखा बनती है। और रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी रेखा वो होती है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। और एक रेखा का जो होता है ना, उसका सिरा होता है। सिरा का मतलब ये तीर। तो 3 नंबर में यूक्लिड के द्वारा जो पॉइंट दिया गया है वही लिखा हुआ है, एक एक रेखा, एक रेखा के सिरे, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। सिरे बिंदु का क्या मतलब है, बिंदु होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रेखा होता है इसका सिरा होता है। बस ये सिंपल सा बात है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा क्या होता है, एक सीधी रेखा वो होता है जो एकदम बिंदुओं से मिलके बना होता है। ये जो पॉइंट हम बताए ना, इस पॉइंट से मिलके बना होता है। और एक सपाट होता है। सपाट का मतलब इस पे किसी भी तरह का डिसबैलेंस नहीं होगा, यानी ऊंच नीच नहीं होगा, यानी अप डाउन नहीं होगा। एकदम सपाट जमीन पे चिपका हुआ रहेगा। सपाट का मतलब ही प्लेन होता है। इसके बाद आता है 5 नंबर पॉइंट में, जिसमें लिखा है एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती, ठीक है। तो एक पृष्ठ, ये पृष्ठ हम लोग के पास बुक में बहुत सारा चैप्टर में दिया गया पृष्ठ, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। सरफेस बोलते हैं। पृष्ठ क्या होती है, जिसका एक निश्चित लंबाई होता है, अपना कुछ चौड़ाई होता है, लेकिन इसका मोटाई नहीं होता है। जिसका मोटाई नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, ये जो बुक है ना, बुक का एक जो पेज है, ये जो पेज है ये क्या है, पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पृष्ठ ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में पेज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ, ठीक है। जैसे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसी तरह पृष्ठ संख्या 1, पृष्ठ संख्या 2। तो पृष्ठ का मतलब पेज हुआ, क्योंकि ये जो पेज होता है हम लोग का, इस पेज का क्या होता है, एक निश्चित लंबाई चौड़ाई होती है। क्या मोटाई होता है इस पेज का, नहीं होता है। तो वो पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। देखो किनारा क्या होता है, किनारा जिसको हम लोग एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज, ठीक है, एज। ये एज क्या होता है, पृष्ठ का, ये जो साइड वाला है ना, इसी को हम लोग पृष्ठ का किनारा बोलते हैं। बस यही क्या होता है, एज कहलाता है। किसी भी पृष्ठ का किनारा ये साइड वाला इलाका होता है, इसको किनारा बोलते हैं, ठीक है। समतल पृष्ठ पर जो रेखा होती है वो सपाट होती है। जैसे समतल है, प्लेन है, इस पर रेखा एकदम स्ट्रेट क्या होगा, सपाट होगा। ये कुछ पॉइंट है
लेकिन यूक्लिड का अभिवृत्ति और अभिधारणा हम लोग को लिख के याद करना जरूरी होता है। तो जैसा कि यूक्लिड का पहला अभिधारणा है ना, इसकी देखो, ये यूक्लिड का पहला अभिधारणा 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 ये याद रखना जरूरी है। अभिधारणा नंबर 1, ये यूक्लिड का पहला अभिधारणा क्या है? तो यूक्लिड का पहला अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा नंबर 1 ये डायरेक्ट आएगा कि यूक्लिड का अभिधारणा जो पहला अभिधारणा है उसको लिखे। तो याद करना है कि एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से एक अन्य एक बिंदु से एक अन्य अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा ठीक है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये अभिधारणा नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। तो अभिधारणा नंबर 1 क्या बोला जाता है? अभिधारणा नंबर 1 में क्या बोला गया है यूक्लिड के द्वारा कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक बिंदु है, एक ये अन्य बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु से, अच्छा इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं और इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक अन्य बिंदु यानी दूसरे बिंदु तक केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं। अद्वितीय का मतलब एक होता है, यानी एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह यूक्लिड का अभिधारणा नंबर कितना है? फर्स्ट है। बात समझ में आया? तो यूक्लिड के द्वारा जितना भी अभिधारणा दिया गया है सभी अभिधारणा को लिख के याद करना है। पहला तो हम लिख दिए है ना, इसको नोट करना है और याद करना है, फिर अभी हम दूसरा अभिधारणा लिखेंगे। बात समझ में आया? अभिधारणा पहला हो गया। दूसरा नंबर अभिधारणा क्या लिखा हुआ? अभिधारणा नंबर 2। बस अभिधारणा हम लोग को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अभिधारणा 2, ये यूक्लिड का अभिधारणा क्या है? 2। तो अभिधारणा 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है एक शांत रेखा जिसे हम लोग टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं। शांत रेखा को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटेड लाइन। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि अभिधारणा 1 में लिखा हुआ था कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से या एक बिंदु दिया हो एक अन्य बिंदु को मिलाएंगे केवल एक ही रेखा बनेगा, ठीक। लेकिन अभिधारणा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक शांत रेखा को, एक रेखा है पहले से ऑलरेडी है, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं एक शांत रेखा ये वाला है, ठीक है, ये एक शांत रेखा है। इन रेखा को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं तो ये दो बिंदु से एक रेखा बनता है ना। ये मान लेते हैं पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये शांत है, यहाँ तक आ गया शांत है। लेकिन इसको अगर बढ़ाने का बात बोले तो इसको हम लोग इधर और इसको हम लोग इधर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित का तात्पर्य अनंत तक जाएगा। ये अनंत तक हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जितना जरूरत हो उतना हम लोग चीजों को बढ़ा सकते हैं। यही हम लोग को दिखना था। ये अनंत तक जा सकता है, अनिश्चित रूप से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये अभिधारणा नंबर 2 था। एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बात समझ में आ गया? अभिधारणा 2 कंप्लीट। अभिधारणा 3, अभिधारणा 3 में लिखा गया है, किसी को केंद्र मानकर, ये हम लोग को याद रखना है, किसी को केंद्र मानकर, किसी को
केंद्र, किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर या त्रिज्या से, और किसी त्रिज्या, किसी नहीं, हाँ, किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है, है ना। तो क्या बोला गया है अभिधारणा नंबर 3 में? इसमें बोला गया है कि किसी को केंद्र मानकर, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक है। किसी को केंद्र मानकर, केंद्र का मतलब एक सर्कल होने वाला है, वृत्त, उसका जो बीच में होगा वो केंद्र कहलाएगा, ठीक है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त, एक त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या वो दूरी होती है जो केंद्र से लेकर वृत्त के परिधि तक होने वाला है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक त्रिज्या है, केंद्र से कुछ दूरी पे एक त्रिज्या होता है, ठीक है। और किसी त्रिज्या से एक वृत्त, यानी यहाँ से एक त्रिज्या हुआ, यहाँ से ऐसे सर्कल घुरा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। एक बार घुरा देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त। यानी वृत्त खींच सकते हैं हम किसी को त्रिज्या मानकर और किसी को केंद्र मानकर। यानी कह सकते हैं कि एक केंद्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी इसका केंद्र ओ होता है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी आर बोलते हैं। तो केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक का दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और ये जो है ये परिधि है, वृत्त का क्या है, ये परिधि। यानी केंद्र से परिधि तक का दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यानी एक केंद्र लेकर और एक त्रिज्या लेकर हम लोग एक वृत्त खींच सकते हैं। बात समझ में आया? ये अभिधारणा 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभिधारणा 3 ठीक है, इसको नोट करो, फिर अभिधारणा 4 बताएंगे। अभिधारणा 4 होगा ना, तो अभिधारणा नंबर 4, इसमें लिखा गया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा बताओ, समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? यहाँ समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो सभी समकोण यानी सभी 90 डिग्री क्या होगा, बराबर ही ना होगा। तो ये अभिधारणा में बोला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अभिधारणा जो 5 है, ये थोड़ा बड़ा है। अभिधारणा 5, ठीक है। इसको लिख लेना है देख के, हम इसको पढ़ दे रहे हैं, देख के सभी को लिख लेना है अभिधारणा 5 को, फिर हम समझा देंगे, ठीक है। अभिधारणा 5 में लिखा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंत कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी दो समकोणों से कम हो, यानी 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ये क्या कहना चाहता है? अभिधारणा सबको देख के लिखना है, हम समझा रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये दो रेखा हम लोग ले लिए, ठीक है। ये दो रेखा हम ले लिए और इस रेखा पर एक रेखा और डाल देते हैं इस तरह, ठीक, डाल दिए, ठीक है। अब इसका बोला गया अंत कोण इस प्रकार हो, दोनों कोण को मिलके बनेगा अंत कोण। मान लेते हैं अंत कोण एक इधर है, एक इधर भी अंत कोण है, इधर भी अंत कोण है और इधर भी अंत कोण है। तो टोटल 4 अंत कोण यहाँ दिया गया है। बात समझ में आ गया? तो इसमें से बोला गया है इस अंत कोण का हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा अंत कोण है। ये दोनों रेखा को आगे की ओर, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं अनंत तक, इसको भी अनिश्चित काल तक, इसको भी बढ़ा सकते हैं हम लोग और इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसे, है ना, आगे की ओर। तो ये दोनों रेखा
किस ओर मिलेंगी आपस में आगे बढ़ाने पर, ये यूक्लिड का अभिधारणा 5 बताता है कि जिस दो अंत कोणों का योग दो समकोण से कम हो। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो दो समकोण का मतलब 180 डिग्री। यानी अगर कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कोण 1 ये वाला और कोण 2 ये वाला, दोनों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री से कम आता है तो रेखा इधर ही बढ़ाने पर आपस में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और ये निश्चित तौर पे है, और ये निश्चित है कि ये दोनों जिधर झुका हुआ है ये दोनों का योग 180 डिग्री से कम है। अच्छा, 180 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, दो समकोण। 180 डिग्री ही क्या होता है, दो समकोण। लेकिन ये दो अंत कोण जो है, ये दोनों कोणों का योग 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये रेखाएं इधर जब जा रही हैं तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, तो रेखाएं उधर ही मिलेंगी जिधर दो कोणों का योग 180 से क्या हो, कम हो। बस अभिधारणा 5 में यही बात समझाना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी अगर हम लोग नाम देना चाहें तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, और एक रेखा है सी और एक रेखा है डी। तो कौन दो रेखा आपस में मिलेंगी, ए की ओर बढ़ाने वाला और सी की ओर बढ़ने वाला रेखा आपस में मिल जाएंगी। मिलने का कारण क्या है, कारण यही है कि इनका दो अंत कोणों का योग 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, कम है। बात समझ में आया? और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, तब बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये बी वाला और डी वाला बढ़ाने पर कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये बढ़ने पर आपस में और दूर होते जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो ये अभिधारणा हम लोगों के पास जो 5 नंबर था ये कंप्लीट हो गया अभिधारणा। ठीक है, तो अभिधारणा खत्म हो गया। इसके बाद एक अभिग्रेती है, हम लोग अभिग्रेतियों को भी जानेंगे, इसको नोट करना है पहले। देखो, यूक्लिड का यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अभिगृहित है। ठीक है, यूक्लिड जो अभिगृहित दिया था उसके अनुसार हम लोग सीरियल जो यहाँ लाइन से लिखा गया है वो लाइन से नहीं है। हम ये वाला यहाँ भी लिख सकते थे, ये वाला यहाँ भी लिख सकते थे, मतलब नंबर से नहीं लिखना है, बस याद करना है। ऐसा नहीं समझना है कि यूक्लिड का ये पहला नंबर का अभिगृहित है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, नंबर से नहीं है। हाँ, कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं किसी को। तो यहाँ पर देखो, यूक्लिड के द्वारा बहुत सारा अभिगृहित दिया गया था, ऐसा नहीं है कि केवल यही 5-7 को दिया गया था, नहीं, बहुत है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ 1 नंबर में यूक्लिड के अभिगृहित में लिखा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी दो वस्तु है, दोनों आपस में बराबर होगा जब एक वस्तु अपने आप के बराबर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक रेखाखंड 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा रेखाखंड है वो भी 2 सेंटीमीटर, तो आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अभिगृहित यूक्लिड के अभिगृहित 1 में वही लिखा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा में लिखा है बराबरों को यदि बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे, नंबर से समझते ज्यादा बेटर होगा। जैसे 2/3 है ना, इसमें हम बराबर बराबर 4 जोड़ दिए, इसको भी इसको भी, तो बराबर में बराबर जोड़े, आया कितना, 6/7। तो ये भी बराबर आएगा इसके पूरा के। यही चीज वो समझाना चाह रहा है। लाइन का ये खेला, ये नंबर का नहीं है। एक लाइन लेंगे, उस लाइन पे समझेंगे क्या लिखा है। यदि बराबर को बराबर बराबर में जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वो पूरा क्या आ जाएगा, स्वयं के पूर्ण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में लिखा है, यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो भी जो शेषफल बचेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार 4 में लिखा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक दूसरी रेखा जाना, उसको संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी संपाती वस्तुएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर। कैसे, मान लेते हैं एक ये सर्कल है, एक दूसरा सर्कल संपाती कब होगा, जब इसी के ऊपर से जाएगा तब ना होगा। तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। एक मान लिया जाए चूड़ी है और उसी नाप के एक और चूड़ी लेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, पूरा ढक जाएगा, तो संपाती कहलाएगा। तो बताओ, वो अगर पूरा ढक गया वो संपाती कहलाता, क्या पहला चूड़ी दूसरा चूड़ी बराबर होगा, निश्चित तौर पे बराबर होगा ना। ठीक है, तो ये वही चीज बोला जा रहा है। 5 में लिखा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगर पूरा पूरी कोई भी एक रेखा ले ले, उसका एक छोटा सा भाग निकाल दे तो पूरे भाग से वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही ना होगा, अब पूर्ण हमेशा बड़ा होगा। तो वही चीज लिखा गया है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है,
6 नंबर में लिखा है एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु ले लो, उसको डबल कर दो तो वो आपस में बराबर रहेगा। 7 नंबर में लिखा है एक ही वस्तुओं के आधे भी अपने आप में बराबर होते हैं, यानी एक वस्तु का डबल करेंगे तो भी बराबर होगा और एक वस्तु का आधा करेंगे तो भी क्या होगा, अपने आप में बराबर होगा। लेकिन ये जो है ना, बुक में ये अभिगृहित 5.1 बोल के दिया गया है। बुक में अभिगृहित 5.1 बोल के दिया गया है। ये अभिगृहित क्या बोलता है, ये बोला जाता है, इसमें लिखा हुआ है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अदित्य माने एक अदित्य रेखा खींची जा सकती है। एक अदित्य रेखा क्या कर सकते हैं हम लोग, खींच सकते हैं। इस प्रकार का एक अदित्य रेखा खींच सकते हैं दिए गए दो बिंदुओं से। बात समझ में आ गया। अच्छा, ये अभिगृहित क्या है, 5.1 है। यानी हम लोग एक अभिधारणा भी इसी प्रकार पढ़े थे ना, एक बिंदु एक दूसरे बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग का कौन सा ऐसा अभिधारणा है, कितना नंबर का अभिधारणा है जो यूक्लिड के अभिगृहित के समान है, तो अभिधारणा नंबर 1। तो पहला अभिधारणा यूक्लिड के अभिगृहित के समान है। अभिधारणा 1 याद करो अच्छे से, और ये अभिगृहित देख लो अच्छे से, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यूक्लिड का ऐसा एक स्टेटमेंट जो अभिधारणा में भी मिलता है और अभिगृहित में मिलता है, वो क्या है, ये वाला। ठीक है, तो अभिधारणा याद रखना, कितने नंबर का अभिधारणा यूक्लिड के अभिगृहित के समान है, पहला वाला। यानी 1 नंबर का जो अभिधारणा था वो यूक्लिड के अभिगृहित के बराबर है। यानी अभिधारणा और अभिगृहित जो दोनों समान है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि यूक्लिड का कौन सा अभिधारणा अभिगृहित के समान है, तो अभिधारणा पहला वाला। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस बुक में जितना भी हम लोग का अभिगृहित और अभिधारणा था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 बन जाएगा, एग्जाम्पल 2 भी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और इसको समाप्त कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। और ये जितना भी अभिधारणा और अभिगृहित है ये याद करके लाना है, तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बात समझ में आए? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं ना।